हाँ, तो मैं आज आपकी क्लास 10th की जो हिस्ट्री है आपकी, उसके जो इस बार 3 चैप्टर आ रहे हैं आपके, उसके बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। बस आपको इनको पढ़ना है पहले, ठीक है। पूरे 100% इस बार एग्ज़ाम आने के पूरे पूरे चांस है। हाँ, अगर आपके पास टाइम रह जाता है तो फिर आपको दूसरे क्वेश्चन या चैप्टर की तरफ बढ़ना है, ठीक है। इन क्वेश्चन को ढंग से देख लेना। ये बड़े क्वेश्चन लॉन्ग भी हैं इनमें और शॉर्ट भी, और मतलब इसमें सब कुछ मिक्स है। इनमें से क्वेश्चन आएगा। और जो एमसीक्यूज वगैरह होते हैं वो तो आपको अलग से वन लाइनर कुछ याद कर लेना। मोस्टली पेपर तो यही होता है एमसीक्यूज, तो वैसे 10-15 नंबर के आएंगे। इसलिए बड़े क्वेश्चन का अगर पता चल जाए तो इन्हीं में से छोटे बनते हैं। भाई छोटे एमसीक्यूज वाले वीडियो क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, इसी में से बनेंगे। तो वो भी आपको जरूर देखना है। एमसीक्यू वाला जो मैं टेस्ट आपका लेता हूँ वो ज़रूर दिया करो, ठीक है। तो आप चैप्टर निकालो फर्स्ट आपकी हिस्ट्री बुक का। चैप्टर 1 है, उसमें नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है, यानी द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फर्स्ट क्वेश्चन है उसके, आपको मैंने जो सिलेक्ट किया, पक्का ये क्वेश्चन आने के चांस है। राइट ए नोट ऑन, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। 4 क्वेश्चन इसके अंदर। एक तो जूसेप्पे मैत्सनी, मतलब आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है, चाहे 3-3 4-4 लाइन ही जान लेना, ठीक है। इनके बारे में 3 या 4 लाइन आपको हर किसी के, चारों के बारे में, चाहे वो काउंट कैमिलो द काउर हो, चाहे वो यूनानी स्वतंत्रता का युद्ध यानी कि द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, या फिर वो आपका फ्रैंकफर्ट संसद यानी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, या फिर द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स यानी राष्ट्रवादी जो संघर्ष हुए थे उनमें महिलाओं की भूमिका क्या रही थी, वो भी आपको देखना है। ये 5 ऐसे पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन पक्का आपको आना है, चाहे वो 2 मार्क्स में हो, चाहे 5 चारों एक साथ पूछ ले तो बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा। सेकंड है वियना सम्मेलन पर टिप्पणी लिखिए। जो वियना सम्मेलन हुआ था, यानी कि जो, या फिर ऐसा भी आ सकता है 1815 की वियना संधि के उद्देश्य स्पष्ट रूप से समझाओ। राइट ए नोट ऑन वियना कन्वेंशन, या फिर एक्सप्लेन क्लियरली द पर्पज ऑफ द वियना कन्वेंशन ऑफ 1815। अब एक और ध्यान रखना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से तैयार हो गया कि वियना सम्मेलन कब हुआ था, वियना कन्वेंशन कब हुआ था, 1815 में, 1815 में, ठीक है। तो ऐसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेंगे तो बड़ों से ही छोटे बनते हैं। तीसरा है फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा उठाए गए किन्हीं 5 कदमों का वर्णन कीजिए, ठीक है। कोई 5 कदम बताने आपको, या फिर 5 ऐसी कौन कौन से स्टेप्स या ऐसे कौन कौन से उन्होंने सिस्टम करे जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा होगी। जैसे कि वो उनका कल्चर सेम था, उनकी लैंग्वेज सेम थी, वो सब बातें लिखनी है। डिस्क्राइब एनी 5 स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से प्रारंभ हुई थी, स्पष्ट करो। या फिर 1789 ईस्वी में फ्रांस में जो क्रांति हुई थी इसके परिणामों का वर्णन कीजिए, यानी द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिस्ट स्टार्टेड विद द फ्रेंच रिवोल्यूशन ऑफ 1789 एडी, इसको आपको क्लेरिफाई करना है। या फिर डिस्क्राइब द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन इन 1789 एडी। ये कैसे भी आ सकता है, क्वेश्चन आंसर सेम ही होगा, ठीक है। इसी तरह 5वां वेरी इंपॉर्टेंट है कि जोल्वेराइन के विषय में आप क्या जानते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट जोल्वेराइन। एक तरह का टेक्स्ट आप जानते हो तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है। अब देखो चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पक्के इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे बड़ा। तो एक तो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, ठीक है। दांडी यात्रा ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का असरदार प्रतीक थी, समझाइए। या फिर यही क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि उपनिवेशवाद के विरुद्ध नमक यात्रा, दांडी मार्च बोल दो चाहे नमक यात्रा बोल दो, किस प्रकार एक प्रभावी हथियार बनी, स्पष्ट कीजिए। डिस्कस द सॉल्ट मार्च, ठीक है, to make clear why it was an effective symbol of resistance against colonialism। और या फिर दांडी मार्च के नाम से भी आ सकता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे सॉल्ट मार्च हो चाहे दांडी मार्च हो, बात एक ही। सेकेंड है गांधी जी ने कुछ सत्याग्रह आंदोलन किए थे, आपको पता है ना गांधी जी के निम्नलिखित सत्याग्रह क्यों किए थे। तो वाई डिड गांधी जी अंडरटेक द फॉलोइंग सत्याग्रह, कौन कौन से, फर्स्ट है चंपारण, सेकंड खेड़ा और तीसरा अहमदाबाद। ये तीनों क्यों किए थे, इन सेंस मेरा कहने का मतलब ये कि इन तीनों के बारे में आपको जानना है, ठीक है। पक्का क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। फिर है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में उत्पन्न नई आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए। राइट ए नोट ऑन द न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस क्रिएट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखो मैं क्वेश्चन बहुत कम लगवाता हूँ, ऐसा नहीं कि 50-60 क्वेश्चन लगा दिए, ये लो साहब पढ़ लो, फिर तो पूरी बुक ही पढ़ लो। लेकिन ये जो आपको बिल्कुल सेलेक्टिव जो मिल रहे हैं इनको तो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इनके बाहर नहीं जाएगा, मोस्टली पेपर इसी में से आना है, इसलिए इनको तो अच्छे से पढ़ लेना। चौथा है रोलेट एक्ट क्या था, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। व्हाट वाज रोलेट एक्ट, या फिर गांधी जी ने प्रस्तावित रोलेट एक्ट जो 1919 के अंदर, 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं तैयार हो गया कि रोलेट एक्ट कब आया था, 1919 के अंदर।
या कब बना, तो ये ध्यान रखना। गांधी जी ने प्रस्तावित रॉलेट एक्ट 1919 के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय क्यों लिया, ठीक है, इसका विरोध किस प्रकार किया गया, व्याख्या कीजिए। यानी कि व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट, ये हो गया। व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू लॉन्च ए नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रोपोज्ड रॉयल एक्ट जो 1919 के अंदर हुआ था। हाउ वॉज इट अपोज्ड, एक्सप्लेन, कैसे इसका विरोध किया था वो आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 5वां इसका, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय कैसे लिया, स्पष्ट कीजिए। 1 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, 1930 के अंदर, 1930 में, ठीक है। तो हाउ डिड महात्मा गांधी जी डिसाइड टू स्टार्ट एट द सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट इन 1930, एक्सप्लेन करना है आपको। और लास्ट छठा है जो बहुत बार पूछा गया 2-3 बार, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी कि जलियांवाला बाग में सर। सेकंड है साइमन कमीशन, यानी साइमन कमीशन, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन सेकंड चैप्टर के बहुत ही बढ़िया हैं, इनको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। अब देखो चैप्टर 3, ठीक है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, इसकी 2 जुड़वा संतानें किसे कहा गया है, यानी कि व्हाट इज द मीन बाय ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, हु हैज़ बीन कॉल्ड इट्स ट्विन चिल्ड्रन, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है कॉर्न लॉ, कॉर्न लॉ क्या था, यानी कि व्हाट वर कॉर्न लॉज, इसे क्यों समाप्त किया गया, यानी कि वाई वर दीज लॉज अबोलिश्ड, और इसकी समाप्ति के क्या परिणाम हुए, क्या रिजल्ट निकले, तो व्हाट वर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट्स टर्मिनेशन, ठीक है, इसको जब समाप्त किया तो क्या रिजल्ट निकल के सामने आए वो भी आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा है रिंडरपेस्ट, सुना होगा रिंडरपेस्ट जो बीमारी थी जो मवेशी जो होते हैं इनके अंदर फैल गई थी, तो उसके बारे में आपको बताना है वो कब, 1890 के दशक में। अफ्रीका के लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभावों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट of rinderpest on the livelihoods and local economy of people of Africa in 1890s। फोर्थ है गिरमिटिया मजदूरों के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। गिरमिटिया मजदूरों ने कैरिबियन क्षेत्र में एक नई संस्कृति को जन्म दिया, इस कथन को आपको 3 उदाहरणों के साथ समझाना है, यानी कि इंडेंटोर्ड लेबर्स गेव बर्थ टू ए न्यू कल्चर इन द कैरेबियन रीजन, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद 3 एग्जाम्पल, कोई 3 एग्जाम्पल देके आपको समझाना है। 5वां सिल्क रूट, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको सिल्क मार्ग भी कहते हैं, वो क्या है और उसका आपको महत्व बताना है। व्हाट इज द सिल्क रूट, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। 6 है प्रथम विश्व युद्ध किन 2 यूरोपीय ताकतवर खेमों के बीच लड़ा गया, ये पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है, ये बहुत सारे बोर्डों में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। बिटवीन विच 2 यूरोपियन पावरफुल ग्रुप्स वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फॉट, दिस वॉज द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर, टू वॉट एक्सटेंट डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, वो आपको बताना, एक्सप्लेन करना है। 7वें 19वीं सदी में भारत के कपड़ा निर्यात में जो गिरावट आई थी उसके मुख्य कारण क्या थे, ठीक है, और या फिर ये ऐसा रह सकता है कि 19वीं सदी के मध्य तक भारत में जो सूती कपड़ा उद्योग है उसमें गिरावट के लिए उत्तरदायी कोई 5 कारकों का वर्णन कीजिए, ऐसा आ सकता है। यानी कि मेंशन द रीजंस फॉर द डिक्लाइन इन इंडियाज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स इन 19th सेंचुरी, या फिर ऐसा आ सकता है एक्सप्लेन एनी 5 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया बाय द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन 8वां छोटा आ सकता है, 2-3 लाइन के अंदर जान लेना, G77, ठीक है, G77 देशों से आप क्या समझते हैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन व्हाट इज रेफर्ड टू एज द G77 कंट्रीज। अगर इन 3 चैप्टर इन क्वेश्चन को आप पढ़ लेते हो, क्योंकि मैं बिल्कुल लिमिटेड क्वेश्चन लगवाता हूँ, एज इट इज पेपर मोस्टली पेपर इन्हीं में से आता है, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में टाइम रहे तो फिर एक्स्ट्रा पढ़ना है, ठीक है। ऐसे मैं आपको जल्दी पॉलिटी और इकोनॉमिक जितने भी चारों आपकी किताबें उनके मोस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। एक बहुत ही अच्छा सा टाइम टेबल ही मैं आपको देने वाला हूँ जिसमें 30 दिन का जो आपका टाइम है कैसे आपको कोर्स कवर करना है, ठीक है। और आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, ओके।